आपको चुनना है। मुझे हमारे प्रत्याशियों की वजह से यहाँ आने का मौका मिला और मेरे साथ हमारे दो स्टेट के प्रभारी भाई रविंद्र भाटी जी, भाई अमित कसाना जी, भाई विजय जी और हमारे सम्मानित नेता भाई गुलजार जी, कमल जी, हमारे सम्मानित जिला अध्यक्ष जी, नगर अध्यक्ष जी, ये सब हमारे सतपाल जी, सभी सम्मानित नेता हमारे यहाँ पहुंचे और मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ की पूरी टीम को जिन्होंने यहाँ बहुत मेहनत की है कि आज मैं आपके बीच में। आप मुझे इस वजह से जानते हैं कि मैं सड़कों पे संघर्ष करता रहता हूं। मैं किसी रानी महारानी का बेटा तो नहीं, लेकिन भले ही मैं गरीब परिवार से हूं मगर मेरी मां भी रानी से कम नहीं। मैं अपनी मां को रानी मानता हूं, इसलिए रानी मानता हूं क्योंकि उसने कभी, चाहे वो खुद भूखी रही हो, उसने मुझे भूखे नहीं रहने दिया। चाहे उसे, मैं अपने पिता को भी, आज वो इस दुनिया में नहीं, मैं उनको भी राजा से बढ़ के मानता हूं। चाहे उनके खुद के पैरों में जूता नहीं था, उन्होंने मुझे जूता खरीद के दिया, मुझे पढ़ाया और मुझे वो अवसर दिए जिनसे मैं अपने पैरों पे खड़ा हो पाऊं। और फिर मैं धन्यवाद देता हूं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को। अगर बाबा साहब अम्बेडकर अपने 4 बच्चों की कुर्बानी ना देते तो ना मेरे पिता टीचर बन पाते, ना मेरी माँ जो है घर से बाहर निकल के मुझे पाल पाती और ना ही मैं पढ़ लिख पाता, ना ही भारत में शोषित वंचित वर्ग के लोगों को स्वाभिमान सम्मान से जीने का अधिकार मिलता। आज इस देश में अगर बहन शशि को ये चुनाव लड़ने का मौका मिला है तो ये कारण है बस डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले अधिकार नहीं दिए होते तो आप सोचिए क्या कोई महिला डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बन पाती? क्या कोई महिला पार्षद, सभासद, मेयर, विधायक, चेयरमैन, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बन पाती? ये तभी संभव हुआ जब इस देश में ऐसे रहबर के हाथ में ताकत आई, कलम की, जिस ताकत की बदौलत उन्होंने हजारों हजारों लाखों लाखों लोगों की और भारत की हर एक महिला की जिंदगी में एक नया सवेरा ला के दिया। वरना कभी इस देश में महिलाओं को पैरों की जूती समझा जाता था। आज उसके बिना ना घर चलता है, ना राजनीति चलती है, ना देश चलता है, ना प्रदेश चलता है। तो मैं अपने गुरुओं महापुरुषों के साथ बाबा साहब अम्बेडकर को भी नमन करता हूं और मान्यवर काशीराम साहब को भी नमन करता हूं क्योंकि उन्होंने हमें राजनीति में संघर्ष करना सिखाया। ये शराब आपके समाज का और आपकी जवानी का नाश कर देगी। ये जो लोग आपको शराब पिलाते हैं ना, ये अपने फायदे के लिए पिलाते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर कभी ये कह के नहीं गए कि शराब पियो और पिलाओ। आप उनके वो हो। चौधरी चरण सिंह जी कभी कह के गए हो, कोतवाल धन सिंह गुर्जर कभी कह गए, शहीद आजम भगत सिंह कह गए हो, तो आपको मानना चाहिए। अगर आपको महामानव तथागत बुद्ध कह के गए हो, सतगुरु रविदास, भगवान वाल्मीकि और गुरु नानक देव कह गए तो आपको मानना चाहिए। गुरु कबीर कह के गए हो और अगर नहीं कह के गए तो आपको अपने गुरुओं संतों की बात माननी चाहिए। आपकी जो आज हालात है इस देश में, उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं आप खुद भी है। अगर आप सही समय पे अपने गुरुओं संतों की बात को मानो, दुनिया की कोई ताकत आपके वजूद को हिला नहीं सकती इस देश में। आप अपने गुरुओं संतों की बात मानते नहीं और कहते हो कि हम इस देश में कमजोर हो रहे हैं। मैं राजनीतिक शक्ति को तब समझ पाया, आज 9 तारीख है ना, 9 मई, बड़ा ऐतिहासिक दिन है मेरे लिए। आज की शाम आपने आप में से बहुत लोगों ने मुझे जाना होगा अब से 6 साल पहले। 9 मई 2017 को हम आंदोलन करने के लिए सड़क पे आए थे, जिस दिन हमने ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम किया और उसकी कीमत ये चुकाई कि मुझे 16 महीने जेल काटनी पड़ी। 500 से ज्यादा दिन बैठते हैं। हर एक रात में सोच के सोता था कि कभी तो सवेरा आएगा और मैं अपने लोगों के बीच जाके अपने लोगों को कहूंगा कि उठ जाओ, जाग जाओ, संगठित हो जाओ, एकजुट हो जाओ और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो उंगली का इशारा किया संसद की तरफ, आओ उसके बहुजन समाज के लोगों संसद पे कब्जा कर लो, क्योंकि वहीं से आपके सारे रास्ते खुलेंगे।
रोज इस बात के साथ सोता और उठता। 500 से ज्यादा दिन बीते। जब मेरी बेल हो गई तो सरकार ने मेरे ऊपर एनएसए लगा दिया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर जैसे लोग बाहर रहेंगे तो देश की सुरक्षा खतरा होगा। देश की सुरक्षा को मुझसे कोई खतरा नहीं है। मैं तो भारतीय संविधान को मानने वाला हूं। मैं तो दिन रात कहीं भी पता लग जाएगा किसी बहन बेटी के साथ अन्याय हुआ हो, पूरे देश में हमारा संगठन है। जब मेरे निर्दोष होने पे मुझे 16 महीने जेल काटनी पड़ी और मेरी माँ रोज आके, हफ्ते में जिस दिन वो आती थी तो वो आके मुझे देख के रोने लगती थी। मैं उसको ये कहता था कि अगर सोचो शहीद आजम भगत सिंह की माँ इस तरह रोई होती तो क्या वो लड़ पाता देश के लिए, क्या वो बलिदान दे पाता। फिर मैंने एक दिन उनको समझा लिया और मुझे बड़ी खुशी हुई जब उन्होंने एक स्टेटमेंट दे कहा कि मैंने अपने बेटे को समाज के लिए दान कर दिया। वो मरे या जिए लेकिन वो समाज के लिए जिएगा, अपने देश के लिए जिएगा। एक वो दिन था। फिर एक दूसरा दिन आया जब हाथरस का मामला हुआ। और अगर आपने पढ़ा हो, आपने देखा हो कि किस तरह आपकी बच्ची को कचरे की तरह जला दिया सरकार के लोगों ने रात के अंधेरे में 2 बजे। उसके माँ बाप कह कह के थक गए कि हम एक बार देखना चाहते हैं। मुझे गिरफ्तार कर दिया और उसको जला दिया। जिनको सजा मिलनी चाहिए थी उनको बचाने के लिए सारे प्रयास किए। उस दिन मुझे एहसास हुआ, दूसरी बार, तीसरी बार मुझे एहसास हुआ जब किसान आंदोलन करने के लिए सड़कों पे आए और 700 से ज्यादा किसानों की जान चली गई। वो किस लिए आए थे, किसने उनके खिलाफ कानून बनाए, वो तीसरा एहसास था। एक एहसास मुझे 2 अप्रैल के आंदोलन में हुआ जब लाखों लाखों की संख्या में हमारे लोग सड़कों पर निकले और उन्होंने अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़ी। उस दिन मुझे एहसास हुआ। चौथी बार और 5वीं बार मुझे सबसे बुरा एहसास तब हुआ जब कोरोना काल हुआ और लॉकडाउन लगा कि लोग घरों में बंद हो गए। लोगों के पास खाने के लिए आटा नहीं था, पीने के लिए पानी नहीं था, घर में सुविधाएं नहीं थी। सड़क पे जाती तो पुलिस डंडा बजाती। बाद में कोर्ट सरकार ने नियम बनाए कि अगर जरूरी काम होगा जाओ, लेकिन पहले पुलिस के लोग लाठी मारते। 4 लाठी मार के फिर ये पूछते कहाँ गए थे। किसी की बच्ची साथ जा रही है, कोई मतलब नहीं। किसी की पत्नी साथ जा रही है, कोई मतलब नहीं। किसी की बेटी साथ जा रही है, कोई मतलब नहीं। किसी की बहन साथ जा रही है, कोई मतलब नहीं। सरकार का एक आदेश था, कोई सड़क पर मिल जाए उसको पहले लाठी मारो, फिर ये पूछो कहाँ जा रहा है। और जो मजदूर, जिनमें से मैं भी उसी एक परिवार का हिस्सा हूँ, जिनका घर मजदूरी में चलता है, वो अपने घरों को लौटे। जो सरकार बड़े बड़े धार्मिक दिखावे करती है, सरकार ने उनको बस नहीं दी, ट्रेन नहीं अवेलेबल कराई, पैसा नहीं दिया। वो भूखे मरते मरते किस तरह से घर पहुंचे। हजारों लोग सड़कों पे मर गए, हजारों लोग कमरे में सुसाइड करके मर गए। लोगों की किडनियां निकाल ली गई, लोगों के गुर्दे निकाल लिए गए, लोगों के जो है शरीर के अंग निकाल लिए गए। लूट मच गई चारों तरफ। ताकतवर लोग, बड़े बड़े पूंजीपति 1 रुपए का माल 100 रुपए में बेच रहे थे, लोग पीस रहे थे। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि इस देश में अगर असल शक्ति कहीं है तो वो राजनीति में है। और जिस समाज का राज नहीं होता उस समाज को अन्याय सहना पड़ता है। वो समाज संख्या में कितना भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उनका राज नहीं है, वो गुलाम से ज्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि अगर सोचो, अगर मेरे हाथ में ताकत होती तो एक मजदूर यहाँ से अपने घर नहीं जाता, उसको सारी सुविधा ये मिलती, क्योंकि वो भी इस देश का नागरिक है। अगर मेरे हाथ में ताकत होती तो 2 अप्रैल में 17 लोगों की शहादत ना होती और हजारों लोग जेल ना जाते। मेरे हाथ में ताकत होती तो कोई मेरी बहन को कचरे की तरह नहीं जला पाता। हाथरस में और मेरे हाथ में ताकत होती तो 700 किसानों की बलि नहीं चढ़ती इस देश में। और मेरे हाथ में ताकत होती तो चंद्रशेखर की तरह कोई निर्दोष जेल में नहीं जाता और जेल में नहीं सड़ता। मैं तो हिम्मत वाला था, मेरा समाज मेरे पीछे खड़ा था। उन्होंने मेरी रक्षा सुरक्षा की, वो मुझे जेल से भी निकाल लाए। और इस पूरी सरकार के सामने, इनके हर एक संगठन के सामने आपका खून सीना तान के लड़ रहा है। और कल भी लड़ रहा था, आज भी लड़ रहा है, कल भी लड़ेगा। लेकिन सच ये है कि भारत में असल शक्ति, बाबा साहब अम्बेडकर ये कह के गए हैं कि पॉलिटिक्स द मास्टर की, राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो आपकी सारी परेशानियों के हल खोल सकती है। मेरे दिल में तमन्ना है कि जो बहनें घर में पढ़ी लिखी बैठी है उनको रोजगार मिले, जो माएं
घर में है, अगर वो रोजगार करना चाहे तो घर पे रोजगार मिले, कानून व्यवस्था इतनी अच्छी हो कि उनकी तरफ कोई आंख नहीं उठा पाए, वो स्वाभिमान सम्मान से जिए, तमाम तरह की मुसीबतें, अपनी बेटी की शादी करने पे किसी को उधार ना लेना पड़े, कर्ज ना लेना पड़े, फिर उसको चुकाना ना पड़े, इलाज के लिए किसी का घर ना बिक जाए, किसी की जमीन ना बिक जाए। मैंने देखा, प्रैक्टिकल मैंने देखा, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं अपने पिता को बचा लेता। 11 जनवरी 2013 को मेरे पिताजी ने सुबह 4 बजे मेरे हाथों में दम तोड़ा, क्योंकि मेरे पास इतने साधन नहीं थे कि मैं उनका बड़े अस्पताल में इलाज करा लेता। उस दिन मैंने तय कर लिया था कि बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर काशूराम साहब के अधूरे सपने के लिए मैं जीऊंगा। सिर्फ एक ही काम मेरे पे आएगा, इसके अलावा मैं ना कोई नौकरी करूंगा, ना रोजगार करूंगा, ना कुछ करूंगा। मेरे खिलाफ बहुत सारी साजिशें हुई, बहुत आरोप लगे। आप जानते हैं कि जिसके पास सलूशन है उसी की लोग आलोचना करते हैं, जो संघर्ष कर रहा है उसी पे आरोप लगते हैं। अगर मैं घर बैठा होता, मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं लगाता। ताकतवर लोगों को, अमीरों को लगता है कि गरीब लोग कीड़े मकोड़े हैं, गरीब लोगों के ऊपर राज करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें सिखाया कि मैंने रानी का पेट काट दिया, आज के बाद राजा बैलेट बॉक्स से तैयार होगा, आपकी वोट से तैयार होगा, आप जिसको चाहोगे वो ताकतवर बनेगा। ये मुझे बाबा साहब ने सिखाया। और मान्यवर काशीराम साहब ये कह के गए कि वोट की रक्षा बहन बेटी की रक्षा की तरह करनी है। उन्होंने कहा मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग रुकने नहीं देते। मैं अमेरिका जा रहा था पढ़ने के लिए, मेरे फादर ने आखिरी समय में ये कहा मुझसे, मेरे समाज के लोगों जो यहाँ बैठे हो सब लोग, मेरे फादर ने मुझे कहा आप भी बड़े हो जाओगे, ताकतवर हो जाओगे, खूब पैसा कमाओगे, अपने परिवार को अच्छी सुविधा दोगे, लेकिन जिस रहबरों ने अपने 4-4 बच्चे इस देश के लिए कुर्बान किए, हमें अधिकार मिले इसके लिए कुर्बान किए, उनके आंदोलन को चलाना नहीं चाहता चंद्रशेखर। मैं बड़ा दुखी हूं कि मेरी उम्र कम है, मैं ज्यादा बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन में योगदान नहीं दे पाया। अगर कोई खड़ा होकर बाबा साहब का मिशन चलाने का काम करेगा तो शायद जो संविधान में अधिकार मिले वो लोगों को मिल जाएंगे। और एक अधिकार जो आपके पास है वो वोट का अधिकार है। जब वो वोट का अधिकार बाबा साहब दिलाना चाहते थे तो लोगों ने कहा वोट का अधिकार उनको मिलेगा जो लगान देते हो। कुछ लोगों ने कहा वोट का अधिकार उनको भी मिलेगा जो बिजनेसमैन है, जिनके पास पैसा है। कुछ लोग कह रहे लोग पढ़े लिखे होंगे उनको वोट का अधिकार मिलेगा। कुछ लोग कहते कि जो राजे महाराजा घर है उनका उनको वोट का अधिकार मिलेगा। बाबा साहब अम्बेडकर अड़ गए कि लोकतंत्र तब लोकतंत्र बनेगा भारत का जब भारत के हर एक बालिक को अपने नेता चुनने का अधिकार होगा, अपना नेता चुनने का अधिकार होगा, अपने क्षेत्र का प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होगा, तब जाके यहाँ वोट का अधिकार मिला। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ना होता वोट का अधिकार आपके पास, कोई आपकी गली में भी नहीं आता, कोई आपसे ये भी नहीं पूछता कि आपके हाल कैसे हैं, आपके घर में आटा है या नहीं है, आपकी बच्ची कोई पढ़ रही है नहीं पढ़ रही है। ये वोट का अधिकार है, ये वोट करोड़ों रुपए से महंगी है, मगर मेरे लोग इसकी अहमियत नहीं समझ पा रहे हैं। वो थोड़ी सी शराब, थोड़े से पैसे, थोड़े से उपहार, थोड़ी सी बात देख के अपनी वोट का गलत प्रयोग कर देते हैं। मैंने रवि के बारे में मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ, मुझे जिसने बताया वो बताया कि वो लड़ाका व्यक्ति है, वो सबके लिए लड़ता है। तो मैंने सोचा जब वो लड़ता है तो उसकी मदद करना जरूरी है। मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, आप चाहोगे तो इस वार्ड का पार्षद हमारी बहन शशि और भाई रवि को ताकत मिलने का काम होगा, अगर आप चाहो। ये आपके हाथ में है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आपने चाहा और आप मेरी बात के साथ खड़े हुए तो मैं आपसे लिख के कहता हूं कि पूरे गाजियाबाद के सारे पार्षद एक तरफ और मेरा ये भाई रवि एक तरफ, अगर सबसे ज्यादा काम ना करके दिखाए तब आप बताना मुझे। आप इसलिए तो चुनोगे ना कि वो आपके क्षेत्र में अच्छा काम करे, वो आपके लिए कुछ करके दिखाए, वो आपको सुविधाएं पहुंचाए, वो आपकी जिंदगी आसान करे। वो सड़क आपने देखी, सड़क ऐसे ऐसे जहाज है, सड़क नहीं है। अगर आदमी ऊपर से गिर जाए तो ऐसा आएगा मेंढक की तरह रड़कता हुआ, ये सड़क है, ठीक है। आप देखो नालियों के हाल, देखो स्ट्रीट लाइट के हाल, आप तमाम तरह की जो और परेशानियां उनके हाल देखो। ये सब समस्या इसलिए है क्योंकि यहाँ अच्छे लोग के पास ताकत नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप अपने वोट का प्रयोग मेरी ताकत बढ़ाने के लिए, हमारे जो प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 1 से
बहन शशि चौधरी और वार्ड 2 से अंजलि गौतम जी को, वाइफ ऑफ माणिक चंद जी को केतली के चुनाव निशान पर डाल के मेरी हिम्मत और मेरी ताकत बढ़ाओ। मैं इसका कारण बताता हूं। अगर आप में से कोई आदमी रोजगार करता हो, सरकारी प्राइवेट, जरा हाथ खड़ा करे एक बार, बताओ जो लोग यहाँ बैठे हैं, सरकारी या प्राइवेट कोई भी रोजगार करता हो, बताओ वो हाथ खड़ा करे। बहनें भी अगर हो तो बताओ। आप रोजगार मेहनत करते हो, पूरे दिन काम करते हो, शाम को अगर आपका मेहनताना ना मिले, महीने भर बाद आपकी तनख्वाह ना मिले, आपको उदासी होती है या आप खुश होते हो? बताओ, जोर से बताओ। मैं 24 घंटे 7 दिन लगा रहता हूं। मैं पहली बार आपसे कुछ मांगने आया हूं। अगर आप मुझे नहीं दोगे, मेरी ताकत नहीं बढ़ाओगे, तो फिर मेरा हौसला बढ़ेगा या कमजोर होगा? बताओ, कमजोर होगा या बढ़ेगा? बताओ। आप चाहते हो मैं कमजोर हो जाऊं? आप चाहते हो मैं इस लड़ाई में सबसे पीछे खड़ा रहूं, तमाशा देखता रहूं? आपने ही सबको ताकतवर बनाया। पहले बेटी को बनाया, अब बेटे की बारी है। इसलिए आपसे कहने आया हूं कि अपनी वोट का प्रयोग आज बदलते समय में, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, जो आ गया है वो जाएगा। आप अपने वोट का, अपने ताकत का प्रयोग अपने चुनाव चिन्ह केतली पे करके मुझे हिम्मत देने काम करना, और फिर मैं आपको दिखाता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय संविधान, जय जवाहर, जय जवान, जय किसान।